नमस्कार दोस्तों। उनमें बुझने वाला कोई दीप नहीं होता, हम अपने शब्दों से दीप जलाते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज जब आप भारत सरकार के और तमाम राज्यों के तमाम मंत्रियों और विभागों के आंकड़े निकालेंगे तो हर विभाग में 2 से लेके 10 तक आरएसएस के तमाम सारे लोग अपॉइंटेड होंगे। ये आरएसएस के लोग जो वहां पर कोई मंत्री का पीए होगा, कोई पीएस होगा, कोई कुछ होगा, कोई असिस्टेंट पीएस होगा, इस तरह से करके आरएसएस से जुड़े हुए आरएसएस के लोग तमाम जगह ढूंढ ढूंढ के तमाम पदों में जो तैनात हैं, पदस्थापित हैं, वहां से उन्हें डेपुटेशन पर लाया जाता है। जो सरकार में नहीं होते उन्हें ओएसडी के तौर पे लाया जाता है या और विभिन्न तरीकों से लेके आया जाता है। तो यानी आरएसएस ही वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है। मैं अभी मेरी बात हो रही थी शत्रुघ्न सिन्हा से। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि जब मैं मंत्री था तो तमाम आरएसएस के लोग आ जाते थे और अचानक कहते थे ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये करिए, वो करिए। हमें डायरेक्शन हुआ कि आप ऐसे ऐसे अपने साथ में इन 4 लोगों को रखिए। हमने रखा। वो आकर के रोज हमें बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। हमने कहा भाई मंत्री मैं हूं तो मैं अपने ढंग से करूंगा, ना कि कोई और तय करेगा। तो उन्होंने उसकी शिकायत कर दी और उसके बाद में ऊपर से डायरेक्शन आया कि इन लोगों की आप वो करिए, और हमें बहुत हद तक उनकी बातों को मानना पड़ता था। तो यह कमोबेश स्थिति, यह एक घटना मैंने बताई। एक और दूसरी घटना बताता हूं। आज आरएसएस के ही एक मैं बड़े पदाधिकारी के साथ बैठा था। उनके साथ मेरी बात हो रही थी और बात में उन्होंने बताया कि हम तो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, हम कांग्रेस नहीं। हमारा मानना है कि पूंजी को बढ़ाइए और जब पूंजी बढ़ेगी तब आप मजबूत होंगे, क्योंकि पूंजी से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए पूंजी पर जोर दी। तो आप पूंजीपतियों को संरक्षित कीजिए, उनके हितों को देखिए। कांग्रेस पार्टी, उनका यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे देश बर्बाद करती है, वो गरीबों को, मध्यम वर्ग को और इन सबको जो है बांटती है, खैरात बांटती है। खैरात बांटने की जरूरत नहीं है, वो अपना करें और जो करना है। जिस हाल में है थोड़ी बहुत मदद हो गई, नहीं तो नहीं, लेकिन आप इनको करिए, ये आपको भी देंगे और आप भी इन्हें देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सोच का अंतर क्या है। तो इस तरीके से आरएसएस के लोग सोचते हैं। यही वजह है कि वो तमाम विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालयों में तैनात किए जाते हैं। आज हर मिनिस्ट्री में आप जाकर के देख लीजिए, किसी का भी पता कर लीजिए, और हर एक के साथ में आपको इस तरीके से 2 से लेके 10 लोग वहां पर अपॉइंटेड मिलेंगे। यदि कहीं राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो जो भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उनके साथ में 2 3 4 लोग आरएसएस के लोग वहां पर एंट्री कराए जाते हैं और वो डायरेक्शन देते हैं कि किस ढंग से करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार वास्तव में चुने हुए हमारे नुमाइंदे नहीं चला रहे, वहां पर चलाने वाले जो हैं वो आरएसएस के लोग हैं। निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है कि उनकी मदद करे, उन्हें स्थापित करे, और इसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए। लेकिन वो असिस्ट करती है, वो शासक नहीं बन जाती। शासक कौन बनेगा? शासक बनेगा वो जिसे हमने चुना है। ये हमारा लोकतंत्र कहता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज हो उलट रहा है। वहां पर वो लोग चला रहे हैं जो शासक बन गए हैं, जो असल में चुन के नहीं आए, और ऐसे लोग कर रहे हैं। आप न्यायपालिका नहीं है, आप संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, आप कुछ नहीं, लेकिन आप तमाम जस्टिसेस से ज्यादा बड़े ढंग से आप उस तरह से फैसले ले रहे हैं, वैसे आप समझा रहे हैं, आप कानून को समझा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, और यह विडंबना आज भारत में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस सरकार ने एक फांसीवाद को जन्म दिया। इसी का ही नतीजा है प्रधानमंत्री के
जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो चेयरमैन है पूरी उस परिषद के, विवेक देबोराय, उन्होंने अभी हाल ही के दिनों में, आपको याद होगा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में लिखा कि भारत का संविधान बेजा हो चुका है, बेकार हो चुका है। और ये बात वही अकेले नहीं कहते, यह बात आरएसएस के लोग लगातार कहते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं कि जब हम संविधान बदले तो यह न जाए कि कोई नई बात, उसको हम एक रूटीन प्रोसेस में दिखाते। तो यह इनका चरित्र है। इसी चरित्र में एक और चीज बताते हैं कि जिस तरीके से तमाम सारे, आपको अभी याद होगा 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है और भी बहुत सारी चीजें। तो जो मध्य प्रदेश में घोषणा हुई, उन 39 यदि आप कैंडिडेट्स का पूरा डाटा देखेंगे तो उनमें कई अफसरान भी आ गए हैं जो नौकरी छोड़ के आए हैं, और कोई बड़ा ज्यादा उम्र दराज लोग नहीं है, बिल्कुल कम कम उम्र के लोग हैं। क्यों? इन्होंने वहां रहते हुए जो खेल थे, वो आरएसएस के और भाजपा के और सरकार के जो खेल थे, उन खेल में हिस्सेदारी, और उसके एवज में अब उन्हें वो मिल रहा है। इनमें एक आईआरएस ऑफिसर हैं, एक मजिस्ट्रेट हैं, तो इस तरह के लोग नौकरी छोड़ के ये करने आ रहे हैं। ऐसा ही आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और मेरे मित्र रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उनके बेटे असीम अरुण, जो अरुण साहब के बेटे थे। तो उन्होंने जिस तरीके से अचानक वर्दी पहने हुए पार्टी के लिए काम करते हुए वो दिखाई दिए थे, और बाद में वो इस्तीफा देकर के वहां से चुनाव लड़े, जीते। ऐसे ही आपको याद होगा, एक एजेंडे के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उस मामले में उनके खिलाफ न चार्जशीट थी, न कोई सबूत था, न एफआईआर थी। बावजूद इसके उनको घसीटा गया और उनके खिलाफ सबूत न होते हुए भी, चार्जशीट पे नाम न होते हुए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और जबरन जेल में रखा गया, क्योंकि ईडी के नियम थे। और जब वो हुआ, बाद में कोर्ट ने उन्हें इसी आधार पर रिलीज किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इतने समय करके उनकी छवि खराब करी, उनकी समस्याएं पैदा की, उनको, उनके परिवार, बच्चों को, सबको किया, और इनाम में उन्हें उत्तर प्रदेश में सरोजनी नगर सीट से टिकट मिल गया। उदाहरण, उनकी पत्नी लखनऊ रेंज की जो है आईजी थी, आईजी होते हुए भी लक्ष्मी सिंह के, उनको, लक्ष्मी सिंह को हटाया नहीं गया, जबकि उनके पतिदेव उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, उसी लखनऊ से। तो यह स्थिति है। प्ली ये दिया गया कि वो लखनऊ जो है पुलिस कमिश्नरेट में है और वो रेंज की जोन की आईजी हैं। आप समझिए, थानेदार की पोस्टिंग में तो ये कहा जाता है कि 7 के जिले में भी पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की स्थितियों में, लेकिन यहां दूसरी तरफ ऐसा होगा। तो यह अंतर सामने देखने को मिलता है और इस अंतर को समझने वाला है। इसके साथ साथ आप देखिए, तो इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बहुत अच्छा बताया। राहुल गांधी ने बताया किस तरीके से आरएसएस के जरिए सरकार चलाई जाती है और वो एजेंडे सेट किए जाते हैं। वो एजेंडे क्या? नूह में हिंसा हुई, उस हिंसा का सारा सच सामने आ गया। आज उसमें क्या होता है? जो हिंसा कराने वाला मेन कल्प्रेट है मोनू मानेसर, पुलिस उसको क्लीन चिट दे देती है, बजरंगी को गिरफ्तार भी करती है, तो उसको बस हीला हवाली करके स्थिति है। तो मोनू मानेसर जो इस हिंसा का पूरा सूत्रधार है, उसके खिलाफ कहते हैं कोई सबूत नहीं। सबूत तो तब आएगा ना जब जांच करेंगे। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द यूज हुआ है आईपीसी में। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें कोई ये जरूरी नहीं कि आप सामने ही हो तभी होती है, वो कई तरह से रची जाती है। उस चीज पे जांच करनी चाहिए थी, उसको क्यों नहीं किया गया? और बहुत सारी चीजें इसी तरीके से। आपको याद होगा वहां वाला जो खेल हुआ था राजस्थान का, उसमें भी यही बात हुई। राजस्थान में जो 2 लोग मार डाले गए, उस मामले में भी यही कहा गया कि नहीं, उसके खिलाफ सीधे तो कुछ नहीं है। और ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हरियाणा पुलिस ने वहां की पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, इसलिए उन्हें समझौता करना।
तो यह स्थितियां हैं। इसके बाद में आप देखिए किस तरीके से गौरक्षा के नाम पे और दूसरे नाम पे लिंचिंग की जाती है, एक नफरत पैदा की जाती है, एक समुदाय विशेष से, एक जाति विशेष से, एक धर्म विशेष से। और यह खेल लगातार जारी है। मणिपुर में लगातार लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। उसको लेकर के प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कह देते हैं बड़ा शांति स्थापित हो रही, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे परे है। वहां शांति नहीं, नफरत स्थापित। और जो हालात हैं वो भयावह हैं, आज भी भयावह। ऐसा नहीं कि शांत हो गए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह धन्यवाद करते हैं और मैतेई समुदाय के लोगों को मम्यार से लेके आते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि साहब ये कुकीज को बताते हैं वो बाहरी हैं। तो यह एक बड़ी संकट की बात है, क्योंकि आदिवासी कोई वो लेके तो नहीं रहते हैं और कुकी आदिवासी समुदाय है। अब उस आदिवासी समुदाय में मैतेई को इंटर करा करके किस तरीके से एक खेल करने की कोशिश की जा रही है। जमीनों का खेल है और दूसरे धंधे हैं, नशे का धंधा है। तो ये, और जब नशे की बात चली है तो मैं एक चीज बता, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंट की समस्या उतनी बड़ी नहीं है, यानी आतंकियों की समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा यहां नशे का कारोबार हो गया है। और नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि ये पंजाब बनता जा रहा है। मतलब आज उड़ता पंजाब की तरीके से जम्मू कश्मीर होता जा रहा है। सब आप कौन सी चीज के लिए क्या कर रहे हैं? धारा 300 अनुच्छेद 370 खत्म करके आप कौन सा संदेश दे रहे हैं? राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख गए हुए, लद्दाख में वो सारी चीजों को समझ रहे हैं और वहां से ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की भी समस्याओं को समझने की कोशिश की और लद्दाख की तो समझ ही रहे हैं। आज वो पेंगोंग झील तक बाइक से गए और वहां जाकर के तमाम लोगों से मिले, समझा, चीजों को आंका, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं, उनको समझा। तो समझने की स्थिति होती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिखाई देता। वो मध्य प्रदेश जाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, वो दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कभी इस पे सोचा है? क्योंकि मणिपुर जाएंगे तो वह सच सामने आ जाएगा। और वह सच क्या है कि वहां दंगे फसाद कराने वाले और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे नूह नहीं गए, और नूह जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया तो उसे बैरंग वापस कर दिया गया। क्यों? हम अपने राज्य की स्थितियों को चुने हुए लोग यदि नहीं समझेंगे, इलाके के लोग नहीं समझेंगे, तो फिर और कौन समझेगा? तो ये हालात खड़े हैं। और जब इन हालात पे बात होती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? आज जब आप पूंजीपतियों की बात करते हैं तो देश की स्थिति क्या होती है? देश का रुपए की स्थिति इतनी गिरती जाती है कि वो गर्त में समा जाता है। ऐतिहासिक रूप से रुपया इतना गिर गया, 83 रुपए 15 पैसे तक पहुंच गया। अब आप समझिए, ये अब तक का रिकॉर्ड है, लेकिन हो रहा है। इसके अलावा तमाम सारे नुकसान है, सब कुछ हो रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जब ये इकोनॉमी बढ़ रही है का गणित बताते हैं तो इसका डाटा नहीं बता पाते हैं कि आखिर फिर रुपया गिर क्यों रहा है। तो इसका जवाब तो फिर वही आ जाता है जो निर्मला सीतारमण, हमारी जो वित्त मंत्री, उन्होंने कहा अमेरिका में कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मोटा हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो भाई डॉलर बढ़ रहा है, इसका मतलब है डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़। और एक समय था जब मुख्यमंत्री थे हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो ये कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो अब ये पूछने वाला है साख किसकी गिरती? तो इस तरह की स्थितियों में फंसा है। और जब इन हालात में हो तो एक और चीज कि आपकी कथनी करनी सब में जो फर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों और सबको नुकसान पहुंचाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार, कभी तो कहते हैं 70 के ऊपर और या 70 कंप्लीट कर लेने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और कहीं आप
70 क्या 75 से ऊपर वालों को भी टिकट दे देते हैं, 75 वालों को भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए न देश मायने रखता है, न कोई नियम मायने रखता है, न कोई मानदंड मायने रखता है। आपके लिए सब कुछ अपने ढंग से चाहिए। यही वजह है जब आप कभी ये कहा करते थे रिटायरी ऑफिसर्स को नहीं रखना चाहिए, आपने ईडी के डायरेक्टर के पद पर एसके मिश्रा को कितने बार एक्सटेंशन दे दिया, पूरा देश जानता है। क्यों दे दिया? क्योंकि वो आपके नफरत की प्रयोगशाला में आपके साथी हैं। इसी तरीके से आपने कैबिनेट सेक्रेटरी को दे दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी देश में एक पोस्ट होती है जिसके लिए हर आईएएस अफसर एक कल्पना करके आता है कि हम एक जमाने में ये बनेंगे, लेकिन जाने कितने आईएएस अफसर जो काबिल रहे होंगे वो इस कारण से रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए वहां जगह नहीं बची। इसी तरीके से आपके जो भी खिलाफ बोलता है, कुछ करता है, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, लेकिन आप ये नहीं बताते हो ये आप किसके इशारे पे करते हो। वास्तव में ये सब आरएसएस के इशारे पर होता है और आरएसएस तय करती है। तो यानी देश न नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, न भाजपा चला रही, आरएसएस चला रही है, पूंजीपति चला रहे हैं और कुछ खास लोग चला रहे हैं। वो खास लोग हैं कौन? वही सबसे बड़ा सवाल है। वो खास लोग चीन से भी जुड़े हुए, वो खास लोग सीआईए से जो भी जुड़े हुए हैं और न जाने किन किन चीजों से। और यही वजह है कि इस सरकार को अफगानिस्तान पसंद आता है, तालिबान पसंद आता है, उसे हिंदुस्तान के मुसलमान पसंद नहीं आते। उनको कैसे वो किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको मारा जाए, इसके लिए आरएसएस की प्रयोगशाला लगातार काम करती, क्योंकि आप उन पर हमला होता है तो भड़क उठते हैं और उसका फायदा उन्हें मिल जाता है और उनकी जीत सुनिश्चित होती है। इसलिए आपको सोचना होगा, इनकी विचारधारा को समझना होगा और ये समझना होगा कि आपका भविष्य कहां सुरक्षित है। और जब कांग्रेस ने शासन किया तब क्या स्थिति थी, आज क्या है? आज आपने लगभग सबके शासन देख लिए। ऐसी स्थिति में आपको खुद दिखाई दे जाएगा किसने बनाया था, किसने बिगाड़ा है और किसने सिर्फ नाम बदले, बाकी बातें आप समझ सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो बाइक में दौड़ रहे हैं और वो दौड़ रहे हैं दीप जलाने के लिए, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान उस दीप को बुझाने के लिए चला हुआ है। अब आपको फैसला करना है कि दीप बुझने देना है या दीप जलने देना है। जय हिंद।